रेस्टोरेंट में मैं देर तक बैठा चाय पीता और अखबारात का मुतालिया करता रहा। मैं एहतियात के तौर पर अपने साथ छोटा ट्रांसमीटर रेडियो ले गया था। रेस्टोरेंट से निकलकर मैं कनॉट पैलेस में रेडियो की एक दुकान में चला गया। ट्रांसमीटर रेडियो को मैंने जानबूझकर ख़राब कर दिया था। काउंटर पर खड़े आदमी को मैंने ट्रांसमीटर रेडियो दिखाकर कहा कि इसमें शोर बहुत होता है, इसे ठीक कर दीजिएगा। यहाँ मैंने अपना असल नाम जाहिर न किया। शोकेसों में टेप रिकॉर्डर, ट्रांसमीटर रेडियो और कैसेट प्लेयर सजे हुए थे। मैंने इकाई का एक बहुत ही छोटा टेप रिकॉर्डर निकाल कर इसे गौर से देखा। इसका साइज़ माचिस की डिब्बी जितना था और ये बेड़ी से काम करता था। मैंने दुकानदार से कहा कि मुझे अपने बच्चे के लिए ये टेप रिकॉर्डर चाहिए। वो स्कूल में कोई खेल खेलते हैं जिसमें ऐसे छोटे टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल ज़रूरी है। मैंने वो टेप रिकॉर्डर ख़रीद लिया। बगले में आकर मैंने इसके बटन को ऑन करके मेज़ पर एक गिलास के अंदर रखा और ख़ुद 5 कदमों के फासले से कुर्सी पर बैठ गया और आम आवाज़ में जैसे किसी से बातें शुरू कर दी। कोई 10 सेकंड तक मैं नॉर्मल आवाज़ में बातें करता रहा। फिर उठकर टेप रिकॉर्डर को गिलास में से निकाला, रिकॉर्डिंग बटन बंद करके आवाज़ वाला बटन दबा दिया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी आवाज़ मुझसे दुगनी बुलंद होकर मुझे सुनाई देने लगी। ये वाकई काफ़ी ताकतवर टेप रिकॉर्डर था और मेरे काम आ सकता था। एक बार फिर मैंने इसके साइज़ का जायज़ा लिया। इससे छोटा रिकॉर्डर शायद मुझे मार्केट में नहीं मिल सकता था। इस टेप रिकॉर्डर को मैंने अलमारी में बंद करके रख दिया। दूसरे रोज़ दफ्तर गया तो ये छोटा सा टेप रिकॉर्डर मेरे समर कोट के अंदरूनी जेब में मौजूद था। मैंने इसे ऑफिस वाली मेज़ के दराज में रखना मुनासिब न समझा और इसे जेब में ही रख के मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में चला आया। अपने सरकारी रिवॉल्वर की चोरी की रिपोर्ट मैंने आते ही मिस्टर तिवाड़ी को कर दी थी, जिस पर इसने किसी भी हैरानी का इजहार नहीं किया था। हालांकि सरकारी रिवॉल्वर की चोरी बहुत बड़ा वाक़या होता है। इसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे शायद अब दूसरा रिवॉल्वर न मिले, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो। अब मैं इसके कमरे में इसी रिपोर्ट को बहाना बनाकर जा रहा था। हकीकत में मेरा मकसद ये था कि कोने में रखे हुए गुलदान का एक बार भरपूर नज़रों से जायज़ा लूँ। मिस्टर तिवाड़ी अपने कमरे में बैठे किसी फाइल की वरक गर्दानी कर रहे थे। मैंने पिस्तौल के बारे में बात शुरू की तो वो मुस्कुराए। फाइल पर से नज़रें हटाकर मुझे देखा और बोले, कैप्टन मेहता, मैंने ऊपर बड़ा भरपूर नोट लिख कर भेजा है। वैसे भी मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, पर भगवान करे कि प्राइम मिनिस्टर इसे मंजूर करे। मैं कुर्सी की पुश्त पर हाथ रखे खड़ा था। मैंने कहा, सर इजाज़त दें तो मैं मार्केट से नया रिवॉल्वर ख़रीद कर इसका लाइसेंस बनवा लूँ, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हमें इसकी किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है। मिस्टर तिवाड़ी ने दराज खोलकर सिगार सुलगाए। इसे सुलगाया और हल्का सा कश लगाकर धुआं छोड़ा और बोला, ठीक है, तुम नया रिवॉल्वर ख़रीद लो, मैं तुम्हारे लाइसेंस की दरख्वास्त फॉरवर्ड कर दूँगा। मैंने मिस्टर तिवाड़ी का शुक्रिया अदा किया और कमरे में से बाहर निकल गया। ये लोग मेरे बारे में किस किस्म के ख्यालात रखते थे, ये जानने के लिए मैं मिस्टर तिवाड़ी के कमरे वाले गुलदान में छोटा टेप रिकॉर्डर रखना चाहता था। कमरे से निकलते वक्त मैंने नज़र उठाकर कोने वाले गुलदान को देखा। प्लास्टिक के फूल इसमें वैसे ही सजे हुए थे। अब मैं इस लम्हे का इंतज़ार करने लगा जब मैं फ़ाइल लेकर किसी बहाने मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में जाऊँ और इसका कमरा खाली हो। बहुत जल्द मुझे इसका भी मौका मिल गया। इसी रोज़ दोपहर के बाद मिस्टर तिवाड़ी किसी काम से प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी से मिलने गया। मैं इसकी सरगर्मियों पर निगाह रखे हुए था। इसका कमरा खुला था और मेरे कमरे के बिल्कुल सामने ही था। मैं फ़ाइल हाथ में लिए इसकी वरक गर्दानी करता हुआ मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में दाखिल हो गया। कमरा खाली था। मैंने 1 सेकंड ज़ाया किए बगैर जेब से छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाला। इसे कोने वाले गुलदान के अंदर नीचे इसकी तह में ऑन करके रख दिया और इसी तरह फ़ाइल हाथ में लिए बाहर आ गया। इस काम में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड लगे होंगे। बाहर तिवाड़ी का चपरासी फाइलों का पलंदा बगल में दबाए हुए चला रहा था। इसने मुझे तिवाड़ी के कमरे से निकलते हुए देख लिया था। मैंने इससे पूछा, साहिब कहाँ गए? चपरासी ने बताया कि साहिब प्राइम मिनिस्टर हाउस सेक्रेटरी साहब से मिलने गए। वो जाते हुए अपने चपरासी को कह गए थे। मैंने आगे कोई बात नहीं की और अपने कमरे में आकर काम करने लगा। मेरा ख्याल टेप रिकॉर्डर की तरफ लगा हुआ था। इसकी टेप ऑन थी। ये एक ऐसा टेप रिकॉर्डर था कि जिसकी टेप सिर्फ इस वक्त चलती थी जब कोई शख्स कमरे में बात करे। मैं जानता था कि 2 बजे के बाद मिस्टर तिवाड़ी दिन में एक बार ज़रूर मिस्टर विश्राम के पास जाएगा और थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाएगा। इस मीटिंग के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं हो सका था। थोड़ी देर बाद मिस्टर तिवाड़ी को मैंने अपने कमरे में जाते देखा। उन्होंने चपरासी को आवाज़ दी। मैंने जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाए। मुझे मालूम था कि मिस्टर तिवाड़ी की इस आवाज़ पर गुलदान में रखे हुए टेप रिकॉर्डर की टेप चल पड़ेगी। टेप का दौरानिया 2 घंटे का था। इस टेप में ये खूबी थी कि बहुत ही मध्यम स्पीड से चलती थी और कमरे में होने वाली गुफ्तगू को पूरे का पूरा और नॉर्मल स्पीड के साथ रिकॉर्ड करती जाती थी। 1 घंटा गुजर गया। कोई 3:15 बजे के करीब मैंने मिस्टर विश्राम को एक फ़ाइल उठाए हुए तिवाड़ी के कमरे में जाते देखा। अपने कमरे की चिक में से मुझे बाहर राहदारी का सारा मंजर नजर आ रहा था। विश्राम मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में आधे घंटे तक बैठा रहा। इसके बाद बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ चल दिया।
पहले ही रोज़ में अपनी इस कामयाबी पर मैं बहुत खुश हुआ। गुलदान से टेप रिकॉर्डर को निकालने का मसला कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। उसी रोज़ दफ्तर बंद होने से पहले जब मिस्टर तिवाड़ी किसी काम से बाहर गया तो मैं गुलदान में से अपना टेप रिकॉर्डर निकाल लाया। शाम को अपने बंगले में आकर मैं बेडरूम में चाय की प्याली लेकर घुस गया। नौकरानी को छुट्टी दे दी, अंदर से कुंडी लगा ली और टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। सबसे पहले मुझे मिस्टर तिवाड़ी की चपड़ासी को बुलाने की आवाज़ सुनाई दी। इसने चपड़ासी को अकाउंटेंट के पास जाने और कोई फाइल लाने की हिदायत की। इसके बाद खामोशी छा गई। बीच बीच में मिस्टर तिवाड़ी के किसी वक्त ज़रा सा खांसने की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। देर तक टेप खाली चलती रही। मैंने इसे फॉरवर्ड किया। काफ़ी आगे जाकर मिस्टर विश्राम की आवाज़ सुनाई दी। सर, मैंने पीएम के पीए को फ़ोन कर दिया था। मिस्टर तिवाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा किया। फिर कुर्सी के चिड़चिड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर विश्राम की आवाज़ आई। सर, मेहता के लाइसेंस की फ़ाइल का क्या करना है? मिस्टर तिवाड़ी ने कहा, विश्राम, तुम जानते हो कि हम इसे रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं देना चाहते, लेकिन कानूनी तौर पर हम इसे रोक भी नहीं सकते। विश्राम बोला, सर, आप इस केस को ऊपर पीएम तक क्यों नहीं ले जाते? तिवाड़ी की आवाज़ आई, अभी इसका वक्त नहीं आया, हमारे हाथ में कोई सबूत नहीं है। हमने इसकी निगरानी करके भी देख लिया है। ये शख्स या तो बिल्कुल बेगुनाह है और या फिर इस कदर चालाक है कि हमें इसके दिल का राज मालूम करने के लिए कोई दूसरा जाल बिछाना पड़ेगा। 2 सेकंड्स तक खामोशी तारी रही। फिर विश्राम की आवाज़ सुनाई दी, एक बात वाज़ेह है सर कि हमें कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली कि मिस्टर मेहता ने कभी चीनी या पाकिस्तानी सफारत खाने का रुख किया हो। तिवाड़ी बोला, अगर ये शख्स वाकई इन 2 ममालिक के हाथों बिक चुका है और इनके लिए काम करता है तो फिर वो ऐसा अनाड़ीपन कभी नहीं करेगा कि इन दोनों सफारत खानों का रुख करें। वो लोग खुद किसी न किसी तौर पर इससे रब्ता रखते हैं। विश्राम ने कहा, सर, मैं तो कहता हूँ कि हमें इसकी निगरानी फिर से शुरू करा देनी चाहिए। तिवाड़ी गहरा सांस लेकर बोला, इससे पहले जो आदमी हमने इसकी निगरानी पर लगाए थे, इनकी लाशें ही हमें मिली हैं और ये हादसा नहीं हो सकता। विश्राम ने कहा, तो फिर कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना होगा हमें। सर, ये बात खुलकर सामने आ जानी चाहिए कि कैप्टन किशन मेहता किस मुल्क के लिए काम कर रहा है और काम कर रहा है कि नहीं। इसके बाद ही हम इसके खिलाफ कोई बराह रास्त एक्शन ले सकेंगे। मिस्टर तिवाड़ी की आवाज़ आई, मैं इसी लाइन पर काम कर रहा हूँ। बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी अलग होकर सामने आ जाएगी। इसके बाद वो दफ्तरी उमूर पर कुछ देर बातें करते रहे। फिर विश्राम के कदमों की आवाज़ दरवाजे तक गई और मालूम हो गई। आगे टेप पर कभी टेलीफोन की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। तिवाड़ी फ़ोन पर किसी से दफ्तरी मामलात में बात करता, फिर खामोशी छा जाती। यहाँ तक कि टेप ख़त्म हो गई। ये टेप मेरे लिए बहुत कीमती थी। इसने मुझे वो सब कुछ बता दिया था जिसको जानने के लिए मैं बेताब था। एक बात की मुझे खुशी हुई थी कि इन लोगों को मुझ पर ये शक नहीं था कि मैं पाकिस्तानी हूँ और यहाँ एक हिंदू के रूप में नौकरी कर रहा हूँ और अपने वतन के मफादात के लिए काम कर रहा हूँ। उन्होंने उधमपुर वाले साने के बारे में भी कोई बात नहीं की थी। टेप रिकॉर्डर को दोबारा गुलदान में रखना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अब मैं ये मालूम करना चाहता था कि मिस्टर तिवाड़ी मुझे फंसाने के लिए अब कौन सा जाल फैलाने वाला है। दूसरे दिन मुझे मौका न मिला। तीसरे रोज़ मैंने टेप रिकॉर्डर एक बार फिर गुलदान में छुपा दिया, लेकिन उसी रोज़ दोपहर के बाद एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरे किए किराए पर पानी फेर दिया। मैं अपने कमरे से निकलकर राहदारी में गुजर रहा था कि मैं डिटेक्शन यूनिट के एक मिस्टर वर्मा को डिटेक्टर हाथ में तिवाड़ी के कमरे में दाखिल होते देखा। मैं धक से रह गया। अब मुझे याद आ गया कि मिस्टर तिवाड़ी की आदत थी कि वो हफ्ते में एक बार अपने कमरे के कोनों खुदरों की डिटेक्टर के जरिए जांच पड़ताल ज़रूर करवाता था। अब गुलदान में से मेरे रखे हुए टेप रिकॉर्डर का बरामद हो जाना यकीनी बात थी। डिटेक्टर भला एक टेप रिकॉर्डर को कैसे नज़रअंदाज कर सकता था। मैं बोझल और मायूस दिल के साथ राहदारी से निकलकर कैंटीन की तरफ आ गया। वहाँ से सिगरेटों का पैकेट लिया और वापस अपने कमरे में आकर बैठ गया। मेरी नज़रें चिक में से मिस्टर तिवाड़ी के कमरे की चिक पर लगी हुई थी। 10-12 मिनट गुजरे होंगे कि कमरे की चिक उठी। तिवाड़ी और वर्मा दोनों कमरे से बाहर निकले। डिटेक्शन सिक्योरिटी महकमे के मिस्टर वर्मा के हाथ में गुलदान था। जाहिर है यहाँ टेप रिकॉर्डर बरामद कर लिया गया था जो इस वक्त मिस्टर तिवाड़ी की जेब में था। वो मिस्टर विश्राम के कमरे में घुस गया। यकीनी बात थी कि इनको सिवाय मेरे और किसी पर शक नहीं हो सकता था, लेकिन इनके पास चूंकि इसका कोई सबूत नहीं था इसलिए वो मुझ पर हाथ नहीं डाल सकते थे। मैं सिगरेट सुलगाकर मामूल के मुताबिक फ़ाइलों पर काम करने लगा, ये मालूम करने के लिए कि मिस्टर तिवाड़ी की ज़हनी कैफियत क्या है और इसके रवैये में किस किस्म की तब्दीली वाकई हुई है। मैं आधे घंटे बाद एक फ़ाइल लेकर इसके कमरे में चला गया। मिस्टर तिवाड़ी ने हस्बे मामूल मुझसे मुस्कुराकर बात की। इसके रवैये ने मुझ पर बिल्कुल जाहिर ना होने दिया कि गुलदान में से एक टेप रिकॉर्डर बरामद हुआ है। मैंने आँख के कोने से देख लिया था कि कोने में मेज़ खाली है, वहाँ प्लास्टिक के फूलों वाला गुलदान मौजूद नहीं था। मैंने गुलदान के बारे में कुछ न पूछा और फाइल पर इसके दस्तखत करवा कर वापस चलाए। वहाँ सिवाय मिस्टर तिवाड़ी और मिस्टर वर्मा के किसी को कानो कान खबर न हो सकी कि गुलदान में से टेप रिकॉर्डर निकला है। मिस्टर तिवाड़ी ने इस बात को वहीं दबा दिया था। ज़रूर इसने नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मिस्टर वर्मा को भी मना कर दिया था कि वो किसी से गुलदान की टेप रिकॉर्ड की बात न करे। मैं पहले से ज़्यादा मुहतात हो गया था।
ये बात साफ तौर पर वाज़ेह हो गई थी कि मिस्टर तिवारी को मुझ पर पाकिस्तानी एजेंट होने का शक है और वो इसके लिए किसी सबूत की तलाश में है। अब मेरा फ़र्ज़ मनसबी ये था कि मुझे ऐसा कोई सबूत किसी तौर पर भी फराहम नहीं करना था। अपने आप को मुहिब्बे वतन भारतीय साबित करने की कोशिश बेकार थी। मैंने अपनी तमाम सरगर्मियाँ मुलतवी कर दी। 20 अक्टूबर का दिन करीब आ रहा था। इस दिन रात को मुझे सरहद पार अपने बॉस से कोई ख़ास पैगाम वसूल करना था। मुझे ख़तरा था कि तिवारी ने मेरे बंगले के इर्द गिर्द किसी खुफिया मुकाम पर ऐसा ट्रांसमीटर ज़रूर लगा दिया होगा जो मेरे पैगाम और बाहर से आने वाले सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर देगा। चुनांचे मैंने यही फैसला किया कि 20 अक्टूबर की रात को मैं शहर से बाहर किसी वीरान मुकाम पर जाकर वायरलेस पर अपने बॉस से बात करूंगा। अगरचे तिवारी ने विश्राम से यही कहा कि इसने मेरी निगरानी पर कोई खुफिया आदमी मामूल नहीं कर रखा, मगर मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं था। मैं यही समझ रहा था कि मेरी हर वक्त निगरानी हो रही है। 20 अक्टूबर का दिन आ गया। इस दौरान मैं मिस्टर तिवारी के नए बिछाए जाने वाले दाम का सुराग भी लगाने की कोशिश करता रहा। सुजाता से तकरीबन रोज़ ही मुलाकात होती थी। कभी हम शाम को किले की दीवार की खंदक में जो नई झील बनाई गई थी वहाँ जाकर कश्ती की सैर करते, कभी सिनेमा देखने चले जाते और कभी किसी रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पीते, खाना खाते और देर तक अपने रोमांटिक राजो न्याज में मशगूल रहते। 20 अक्टूबर को मैंने दफ्तर से बिल्कुल छुट्टी न ली। मामूल के मुताबिक दफ्तर में काम करता रहा। 4 बजे वापस अपने बंगले में आ गया। सरहद पार से बॉस का वायरलेस पैगाम मुझे रात 11 बजे के बाद मौसूल होना था। इस एतबार से मुझे किसी वीरान जगह पर रात के 11 बजे पहुंचकर सिग्नल का इंतज़ार करना था। मैं फ़िल्म का आखिरी शो देखने चला गया। मैंने एक ऐसा सिनेमा हाउस चुना जो दिल्ली शहर के गुंजान आबादी से काफ़ी फासले पर एक मज़ाफ़ाती बस्ती में था और इस बस्ती के शुमाल में मुग़लिया अहद का एक पुराना खंडर भी था जिसकी हालत बेहद खस्ता हो चुकी थी। मैं इस खंडर के करीब से गाड़ी में कई बार गुजर चुका था। पौने 11 बजे तक मैं सिनेमा हाउस में बैठा फिल्म देखता रहा। इसके बाद सिनेमा हॉल से निकलकर रात के अंधेरे में चलता हुआ वो सीधा खंडर में आ गया। अपने तौर पर मैंने इस अमर का इत्मीनान कर लिया था कि कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा। कम से कम वो सीधा खंडरों के आसपास सिवाय मेरे दूसरा कोई नहीं था। मैं खंडर के अंदर जाने के बजाय इसके टूटे फूटे मेहराबी दरवाजे की ओट में अंधेरे में बैठ गया और ठीक 11 बजे मैंने ट्रांसमीटर अपने कान के साथ लगा लिया। इस जेबी साइज के ट्रांसमीटर की कोई नन्ही सी बत्ती भी नहीं जलती थी। दूसरी तरफ से सिग्नल के आते ही इसमें से टून की धीमी सी आवाज़ सुनाई देने लगी थी। मैं ट्रांसमीटर कान से लगाए हुए खंडर में उठकर इधर उधर टहलने लगा। खंडर के आसपास मैदान था जो अंधेरे में खाली पड़ा था। ठीक 11:15 पर मेरे ट्रांसमीटर ने टून दी। मैंने बटन दबाकर अपना कोड वर्ड दोहराया। दूसरी तरफ से बॉस ने भी अपना कोड वर्ड बोला और फिर मरमूज जुबान में कहा, इंडियन गवर्नमेंट एक गैर मुल्की ताकत के इश्तराक से जनूबी हिंद के किसी मुकाम से यूरेनियम के हसूल के लिए अगले साल तेल की तलाश के बहाने खुदाई शुरू करने वाली है। हमें सिर्फ इतना मालूम हो सका है कि जनूबी हिंद के इस मुकाम पर यूरेनियम का भारी ज़ख़ीरा मौजूद है। अगर भारत वहाँ से यूरेनियम हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो वो किसी न किसी रूप में हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। हमें यह भी पता चला है कि इस प्लान को चांकिया प्लान का नाम दिया गया है। चांकिया प्लान का ब्लूप्रिंट श्रीलंका में इस गैर मुल्की ताकत के सफारत खाने की किसी मुख्फल अलमारी में पड़ा हुआ है। हमें इस ब्लूप्रिंट की एक कॉपी चाहिए। ये हमारे मुल्क की सलामती और बका का मसला है। कोलंबो शहर में बोरीला जंक्शन के इलाके में टेम्पल रोड के बुद्ध मंदिर के सामने इंग्लिश बुक हाउस है। इसके मालिक के माथे पर दाहिनी जानिब जख्म का निशान है। इसके पास तुम्हारी तस्वीर पहुंचा दी गई है। तुम्हें अपने खास कोडवर्ड बताना होगा। वो भी तुम्हें अपना कोडवर्ड बताएगा जो सूरजमुखी यहाँ नहीं होते। बाकी बातें वो तुम्हें खुद बताएगा। मुझसे बातें करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब इसके साथ ही सिग्नल बंद हो गए। मैंने अपने बॉस की बताई हुई बातों को फौरी तौर पर 2-3 बार अपने जहन में दोहराया और तमाम तफसीलात अच्छी तरह जहन नशीन कर ली। यहाँ मुझे अपनी बका का मसला दरपेश था और बॉस ने मुझे एक नया मिशन बता दिया था, मगर मेरी बका मेरे वतन पाकिस्तान की बका पर हर लिहाज से मुकद्दम थी। मैंने इसी वक्त किसी बहाने कोलंबो जाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ट्रांसमीटर को मैंने छुपा कर रख लिया और खंडर से निकलकर लंबे लंबे डग भरता हुआ सिनेमा हाउस की तरफ चल पड़ा। सिनेमा हॉल में फिल्म की आखिरी रील चल रही थी। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। आंखें सिनेमा हाउस के पर्दे पर थी, मगर जहन कोलंबो की तरफ कूच करने के बारे में सोच रहा था। दफ्तर से छुट्टी लेने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं एक बार फिर बीमार पड़ जाऊँ और तब्दीली आबो हवा के लिए कोलंबो जाने की ख्वाहिश का इजहार करूँ। मेरे ऑफिस चीफ को तो पहले ही मुझ पर शक था। अब मजीद शक पड़ता है तो पड़ता रहे। मेरी कोशिश सिर्फ इसी नुक्ते पर मरकूज थी कि मैं अपनी तरफ से कोई सबूत फराहम न करूं और रंगे हाथों न पकड़ा जाऊं, क्योंकि जब तक मैं रंगे हाथों नहीं पकड़ा जाता मिस्टर तिवारी मुझ पर हाथ नहीं डाल सकता था। इसका इतराफ़ वो विश्राम के आगे अपनी ज़ुबान से भी कर चुका था। इसकी वजह यह थी कि जब तक उन्हें यकीन था कि मैं कैप्टन रामकिशन मेहता हूँ, वो बगैर किसी सबूत के मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। मैं उन्हें अदालत में चैलेंज कर सकता था
और मिस्टर तिवारी का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता था। यही वजह थी कि एक तजुर्बेकार और कानूनी तौर पर बाखबर ऑफिसर होने की हैसियत से वो मेरे इर्द गिर्द कोई जाल बिछाकर मुझे सबूत के साथ पकड़ना चाहता था। इस दौरान में कभी कभी मुझे उधमपुर वाली ओशा का ख्याल भी परेशान कर जाता था, जो असली और अनजहानी कैप्टन मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड थी और अपनी सहेली सुशीला के बयान के मुताबिक इसने कैप्टन मल्होत्रा की तलाश जारी रखी हुई थी, क्योंकि इसे यकीन नहीं था कि इसका बॉयफ्रेंड मर चुका है। अगर वो इसी सिलसिले में दिल्ली आकर यहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस से राब्ता पैदा करती है और मेरा इसका सामना हो जाता है तो वो मुझे गिरफ्तार करवा सकती थी। महकमा मुझसे पूछगछ कर सकता था और मैं उधमपुर किस लिए गया था और ओशा नाम की लड़की को मैंने कैप्टन मल्होत्रा से फ़ोन पर बात करवाने के लिए क्यों कहा था, और फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा ने ओशा के सामने मेरा तारुफ ये कहकर क्यों कराया था कि मैं ही कैप्टन मल्होत्रा हूँ। बहरहाल मेरी इंक्वायरी शुरू हो सकती थी और एक बार अगर ओशा के बयान की रोशनी में इंक्वायरी शुरू हो गई तो मिस्टर तिवारी मुझे छोड़ने वाली जिन्स नहीं थी। चुनांचे मैं दफ्तर में आते जाते वक्त इर्द गिर्द से होशियार रहता कि कहीं ओशा का सामना न हो जाए। अब एक नया और बहुत बड़ा मिशन मेरे सामने था। कोलंबो में जिस गैर मुल्की सफारत खाने में चांकिया प्लान का ब्लूप्रिंट मौजूद था, इस सफारत खाने का नाम मैं यहाँ मुसलहत की वजह से नहीं लिख रहा था। अपने मिशन को जल्दी शुरू करने की हिदायत दी गई। सरहद पार से चांकिया प्लान का सिग्नल वसूल होते ही 2 दिन गुजर गए थे और मैं अभी तक ये तय न कर सका था कि दिल्ली से कोलंबो क्या बहाना बनाकर जाऊँ। एक बात का मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि मिस्टर तिवारी टेप रिकॉर्डर की बरामदी के बाद इस बात पर तुल गया था कि वो मुझे जितनी जल्दी हो सके पकड़कर मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू करवा देगा। अब अगर मैं कोई भी बहाना बनाकर कोलंबो जाने के लिए किसी भी पहाड़ी मुकाम या किसी दूसरे शहर का रुख करता हूँ तो ये शख्स मिस्टर तिवारी खुफिया जासूसों की एक पूरी प्लाटून मेरे पीछे रवाना कर देगा। बस ज़रूरी था कि मैं किसी ऐसे तरीके से यहाँ से भागूँ कि मेरे पीछे कोई जासूस भी न लग सके और मैं अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच अपने मिशन को भी तकमील तक पहुँचा दूँ। ये तरीका वारदात कोई ड्रामा ही हो सकता था। मुझे एक ड्रामा करने की ज़रूरत थी। ड्रामा क्या हो सकता था? मैंने इस पर गौर व फिक्र शुरू कर दिया। आखिर ये ड्रामा मुझे सूझ गया। मुझे कोलंबो जल्द पहुंचने की हिदायत की गई थी, इसलिए कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर मैंने ड्रामा रचाने का फैसला कर लिया। एक रोज़ दफ्तर से वापस आकर मैंने गुस्ल करके लिबास तब्दील किया और सुजाता को फ़ोन करके बंगले पर बुलवा लिया। मैंने इसे बताया कि एक ज़रूरी बात करनी है, चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं। मैंने अपना चेहरा मुतफिकर बना रखा था। सुजाता परेशान हो गई। रास्ते में भी मैं जानबूझकर खामोश रहा। सुजाता की परेशानी बढ़ गई। जब रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो सुजाता ने कहा, भगवान के लिए कुछ तो बताओ किशन, क्या तुम मुझे अपनी नहीं समझते? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है? तुम इससे पहले कभी इस तरह चुप नहीं हुए। मैंने बैरे को कॉफ़ी लाने का ऑर्डर दिया और एक ठंडी सांस भरकर कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता सुजाता कि ये लोग मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करना चाहते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? सुजाता घबरा गई। अगर तुमने साफ साफ न बताया तो मैं रो दूंगी। जब मैंने इसे पूरी तरह मुतजस्सिस कर दिया तो कहा, आज तीसरा रोज़ है। दफ्तर से वापस आता हूँ तो एक आदमी का फ़ोन आता है कि 1 लाख रुपया बैंक से निकलवा कर जगत सिनेमा के पीछे जो खाई है वहाँ हमारे आदमी के हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। हम जानते हैं कि तुम्हारे पास बैंक में बहुत दौलत जमा है। सुजाता का रंग उड़ गया। मैंने इसे बताया कि फ़ोन करने वाला अपना नाम नहीं बताते। कल किसी दूसरे आदमी ने जो इसका साथी है फ़ोन किया। आज फिर इनका फ़ोन आया है कि अगर कल तक मैंने इसकी मतलूबा रकम जगत सिनेमा के पीछे रात के 12 बजे तक इनके आदमी के हवाले न की तो वह ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। सुजाता ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। किशन, तुम तो इंटेलिजेंस में हो, तुम इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे आदमी तो इन गुंडों को फ़ौरन पकड़ लेंगे। मैंने कहा, इन्हें ये बात मालूम है, इसलिए उन्होंने मुझे ये धमकी भी दे रखी है, मगर वो कहते हैं कि फिर वो मेरे साथ तुम्हें यानी सुजाता को भी कत्ल कर डालेंगे। सुजाता ने दहशत ज़दा होकर अपने होठों पर हाथ रख दिया। हे भगवान, ये धष्ट पापी कौन लोग हैं? तुम्हारी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं भी हैरान हूँ। अब तुम ही बताओ कि अगर मैं इसकी रिपोर्ट करता हूँ या पुलिस को बताता हूँ तो जाहिर है कि जब मैं इन लोगों के लिए जाली रकम लेकर जाऊंगा तो इनका एक आदमी तो ज़रूर पकड़ लिया जाएगा, लेकिन ये कोई पूरा गिरोह है और फिर तुम्हारी जान भी मेरे साथ ख़तरे में पड़ जाएगी। मैं ये कैसे गवारा कर सकता था? सुजाता की परेशानी अब खौफ में बदल गई थी। इसने घबराहट में कहा, मेरे पास थोड़ा बहुत जेवर है, तुम इसे भेज दो। मैं कुछ 1000 रुपये दफ्तर वालों से एडवांस ले लूँगी। 40,000 के मेरे पास बॉन्ड्स हैं, मैं उन्हें भी कैश करवा कर तुम्हें दे दूँगी। तुम ये रकम पूरी करके इनके हवाले कर दो और पुलिस को हरगिज़ खबर न करो। मेरा जेवर और पैसे तुम्हारी ज़िंदगी से कीमती नहीं है। मैंने सुजाता के हाथ को चूम लिया और आंखों से बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती आंसू लाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता सुजाता। सुजाता ने किसी कदर झंझला कर कहा, तो क्या तुम चाहते हो मैं और तुम मर जाएं? और इसने अपना रुमाल आंखों पर रख लिया। वो आंसू बहा रही थी। मेरे ड्रामे का पहला सीन बड़ी कामयाबी से मुकम्मल हो गया था। मैंने सुजाता को हौसला दिया कि मैं सुबह अपने चीफ तिवारी साहब से इस सिलसिले में बात करूंगा। दफ्तर में सिर्फ वही एक आदमी है जिनको मैं एतमाद में ले सकता हूँ।
ये बात मैंने ख़ास तौर पर इसलिए सुजाता से कही थी कि मुझे मालूम था कि मिस्टर तिवाड़ी सुजाता से मिलकर इसका बयान ज़रूर लें। वो मुझसे अलग नहीं होना चाहती थी। इसने मुझसे कहा कि मैं बंगला छोड़कर इनके माता पिता के घर आ जाऊँ। खैर, मैं इनका रिश्तेदार भी था। मैंने कहा, तुम्हारा शुक्रिया सुजाता, मगर मैं इतना बुज़दिल भी नहीं हूँ। तुम घबराओ नहीं, मैं सुबह अपने चीफ तिवाड़ी साहब से दफ्तर जाते ही बात करूँगा। अब मैंने यही फैसला किया है। सुजाता बोली, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम तिवाड़ी साहब से बात करो। वो ज़रूर इन गुंडों को गिरफ्तार करवा देंगे। मैंने सुजाता को इसके बंगले पर छोड़ा और सीधा गाड़ी लेकर अपने बंगले पर आ गया। मेरे ड्रामे का क्लाइमैक्स सीन आज ही रात खेला जाना था। मैंने अपने गोरखे चौकीदार को बुलाकर कहा, तुम बंगले के सामने रहकर रात को पहरा दिया करो, क्योंकि मुझे खतरा है कि यहाँ कोई चोर वगैरह ना आ जाए। आजकल शहर में बड़ी चोरियाँ हो रही। ये भी मैंने जानबूझकर कहा क्योंकि बाद में मेरे गोरखे चौकीदार का बयान भी तिवाड़ी साहब को लेना था। चौकीदार बोला, ठीक है साहिब, हम इधर ही बरामदे में रहेगा रात को। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।